हेलो एवरीवन, आज से आप सभी के लिए यहाँ पर एक विशेष पहल। ये पहल है आरओ यूपीपीएसएस आईएएस जो भी यहाँ पर एग्जाम की आप सिविल सर्विस के संदर्भ में प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम ज्योग्राफी को मैप के माध्यम से पढ़ने जा रहे हैं। मैप स्टडी इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ज्योग्राफी में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस यहाँ पे रखती है कि किसी भी कह सकते हैं कॉन्सेप्ट को या फिर कोई भी घटनाक्रम को या फिर हम कह सकते हैं कोई भी वस्तु स्थिति, अवस्थिति इत्यादि की जो जानकारी है वो मैप के माध्यम से पढ़ने से हमें यहाँ पर उसकी एक बेहतर समझ मिलती है। साथ ही साथ यहाँ पर देखा जाए तो भौगोलिक स्थितियाँ उनके किस प्रभाव से वो डेवलप हुई हैं, उन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण से जनजीवन, आर्थिक, सामाजिक स्थितियों पर क्या प्रभाव पड़ा है, ऐतिहासिक घटनाक्रम से वर्तमान की स्थितियों में भौगोलिक घटना कितने बदले हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्थितियां, अंतरिक्ष सुरक्षा जैसे कई मुद्दे भी यहाँ पर इसके साथ हमें ज़्यादा बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलती है। तो हम यहाँ पर ज्योग्राफी मैप स्टडी के माध्यम से ज्योग्राफी के समसामयिक घटनाक्रम को भी पढ़ेंगे और साथ ही साथ यहाँ पर सामान्य अध्ययन जो कि आपके विषय वस्तु का यहाँ पर हिस्सा है उससे संबंधित यहाँ पे टॉपिक विशेष भी लेकर हम डिस्कस करते रहें। तो आप सभी यहाँ पर ज्योग्राफी को लेकर के इस पहल से संबंधित अपने का वीडियो देखने के बाद कमेंट जरूर बताइए। साथ ही यहाँ पे ज्योग्राफी के इस पहल को लेकर आपके विचार क्या हैं, कोई सजेशन है तो वो भी यहाँ पे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्योंकि ये पहल आप सभी के लिए प्रारंभ की जा रही है। नियमित तौर पर हम इसे लेकर आएंगे। शुरुआती चरण में हम इसे वीक में 1 या 2 बार लेकर आएंगे और जैसे जैसे यहाँ पर इससे संबंधित यहाँ पे जो घटनाक्रम होंगे परीक्षा उपयोगी वो हम आपको इसके माध्यम से जानकारी भी देते रहेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम आज के अपने घटनाक्रम में, आज के अपने पहले वीडियो में सबसे पहले क्या जरूरी पहलू हैं, कौन से समसामयिक घटनाएं यहाँ पर डेवलप हुई हैं उनको देखते हैं। प्रश्नों के माध्यम से यहाँ पर विश्लेषण भी करेंगे और मैप स्टडी भी करेंगे। देखिए हमारे यहाँ पर जो तरीका रहेगा वो क्वेश्चन रहेगा एक जो कि हम उस पर लेकर आएंगे। जो टॉपिक विशेष रहेगा वो क्वेश्चन आपके समक्ष आएगा, आप इसे हल भी कर सकते हैं और उसके बाद फिर हम मैप के माध्यम से इसके बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा बहुत यहाँ पर आपके नोट्स भी इसके साथ साथ हैं। तो चलिए, जैसा पहला क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास है कि हाल ही में चर्चा में रहा ट्राइटन द्वीप कहाँ अवस्थित है। ऑप्शन देख लेते हैं हमारे पास क्या है। दक्षिण चीन सागर, पूर्वी चीन सागर, जापान सागर और फिलीपींस सागर। तो आपको बताना है कि ट्राइटन द्वीप कहाँ स्थित है। ओवरऑल देखा जाए तो ये आपको मोस्टली जो सारी चीजें हैं पूर्वी एशिया के संदर्भित यहाँ पर आपको दिखाई दे रही हैं। आपको ये बताना है कि ये द्वीप कहाँ पर स्थित है। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। सबसे पहले यहाँ पर मैप पर नजर डालते हैं। देखिए यहाँ पे आपका तरीका यही रहेगा हमारा कि हम यहाँ पर एक क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन का आंसर मैप में ढूंढेंगे और उसके साथ साथ इससे रिलेटेड कुछ अन्य घटनाक्रम के बारे में भी मैं आपको यहाँ पर नोट्स के माध्यम से बताऊंगा। जैसे कि हमने कहा ट्राइटन द्वीप कहाँ स्थित है। ऑप्शन आपके था एक तो यहाँ पे देखिए साउथ चाइना सी है, ठीक है, फिलीपींस सी है, यहाँ पे आप ईस्ट चाइना सी है और आप इसके और ऊपर यहाँ पे जाते हैं जापान साइड तो वहाँ पे जापान सागर पड़ता है। पूछा गया था ट्राइटन द्वीप कहाँ स्थित है, तो ये आप देख सकते हैं पार्सल आइलैंड, आइसलैंड में यहाँ पे ये जो क्षेत्र है ये आपका है ट्राइटन द्वीप है, ठीक है। तो पार्सल द्वीप समूह में यहाँ पर आपको पाया जाता है ट्राइटन द्वीप और ये कहाँ पड़ता है आपका साउथ चाइना सी के अंतर्गत। हमेशा आप देखते हैं कि साउथ चाइना सी हमेशा एक विवादित मुद्दा रहा है जो व्यापारिक दृष्टिकोण से और साथ ही साथ भारत और इस क्षेत्र में आने वाले देशों के मध्य भी यहाँ पर व्यापार का एक बड़ा माध्यम है। कौन कौन से अन्य देश यहाँ पर आपको देखें साउथ चाइना सी का हिस्से में यहाँ पर आते हैं, जैसे कि आप ब्रुनेई को देख सकते हैं, मलेशिया यहाँ पर आपको है, सिंगापुर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पार्टली आइलैंड है, सुलू सी है, यहाँ पे आपको हांगकांग है, वियतनाम है आपका साथ ही साथ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे देशों की सीमा भी लगती है। यहाँ पे आप ताइवान को देख सकते हैं। सागरों की बात करें कौन कौन से सागर इस क्षेत्र में आपको देखने को मिलते हैं, जैसे हमने देखा एक साउथ चाइना सी है, ईस्ट चाइना सी है और यहाँ पे आपका फिलीपीन सागर भी है। तो ये जो क्वेश्चन हमारा था ओवरऑल यहाँ पे देखा जाए आपका अंडमान सी जो है यहाँ से आपको यहाँ दिखाई देता है, गल्फ ऑफ थाईलैंड भी आपको यहाँ पर उपस्थित दिखाई देता है। तो ये सारी एक भौगोलिक घटनाक्रम है जो कि हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। इससे रिलेटेड कुछ तथ्यात्मक जानकारी भी ले लें, जैसे कि ट्राइटन द्वीप आपका दक्षिण चीन सागर में यहाँ पे पार्सल द्वीप के पास द्वीप समूह का एक हिस्सा है। देखा जाए तो ये हमेशा क्या है, एक विवादित क्षेत्र है किसके मध्य। तो देखा जाए तो ये संप्रभुता और क्षेत्रीय दावे जो हैं यहाँ पे रहने वाले जो मतलब इनकी जो सीमा लगती है उन देशों के मध्य है, जैसे कि यहाँ पर आपका मलेशिया है, आपका इधर फिलीपींस है, इधर दक्षिण चीन सागर है, इधर आपका वियतनाम है। तो इनके मध्य यहाँ पर एक विवादित क्षेत्र का हिस्सा दक्षिण चीन सागर है।
चीनी उपस्थिति देखा जाए तो ट्राइटन द्वीप समूह में आपको बनी हुई है। पार्श्व द्वीप समूह, स्पार्टली द्वीप और आपका ट्राइटन द्वीप में यहाँ पर इनके द्वारा बंदरगाह, इमारतें, हेलीपैड, रडार प्रणाली इत्यादि भी यहाँ पर स्थापित किया जा चुका है। इसी तरीके से इनके द्वारा हवाई पट्टी का निर्माण भी किया गया है चीनियों के द्वारा, जो कि उपग्रह छवियों के संकेत से पता चलता है कि ट्राइटन द्वीप समूह देखा जाए तो एक हवाई पट्टी का निर्माण किया जा रहा है चीन के द्वारा, जिसके कारण ये एक चर्चा का विषय बना है। सामरिक महत्व की बात करें, इस क्षेत्र का यहाँ पर इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा क्यों है, तो शिपिंग लेन अंतरराष्ट्रीय जल के निकट होने के कारण दक्षिण सागर में द्वीप का स्थान रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो ये जो हिस्सा है आप देख सकते हैं, भारत है यहाँ पे, इस क्षेत्र से होते हुए आप पूरा जापान के साइड जा सकते हैं। ठीक है, ये हिस्सा जो है एक व्यापारिक क्षेत्र है, जिसके कारण यहाँ पे कई सारे कार्गो शिप आपको आते जाते हैं। अगर आप इस क्षेत्र पर यहाँ पर अगर चाइना यहाँ पे कब्जा करने की बात करता है तो इसके माध्यम से आपके व्यापारिक जो क्षेत्र है वो यहाँ पे प्रभावित होंगे, और ये एक विवाद का कारण भी साथ ही साथ यहाँ पे पड़ता है। वियतनाम, फिलीपींस जैसे देशों के समक्ष व्यापारिक स्थितियां भी समस्याप्रद हो जाएंगी। भू राजनीतिक तनाव की स्थिति इसी कारण से आपको देखा जाए दक्षिण चीन सागर में लगातार बनी रहती है। कई बार यहाँ पर अमेरिका के साथ भी इनके गतिरोध देखने को मिलते हैं चीन के। तो ये था हमारा ये टॉपिक। चलते हैं दूसरे टॉपिक पर, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही डेन्यूब नदी निम्नलिखित किस देश से होकर नहीं बहती है। ठीक है, डेन्यूब नदी आपको बताना है किस देश से होकर नहीं बहती है। ऑप्शन है जर्मनी, फ्रांस, मॉन्ट्रिया या फिर हंगरी। ठीक है, यहाँ पे हंगरी होगा। तो आपको ये बताइए कि डेन्यूब नदी इनमें से किस में होकर नहीं बहती है। चार ऑप्शन, जर्मनी, फ्रांस, मॉन्ट्रिया, हंगरी। चलिए आइए देखते हैं इसका आंसर। बहुत आसान सा है, ये देखते हैं। सबसे पहले मैप में देख लेते हैं कि नदी आपकी किन देशों से होकर बहती है, और उसमें से कौन सा ऑप्शन हमें बेसिकली पता करना था, नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको रोमानिया है, बुल्गारिया है, सर्बिया है, इससे होते हुए यहाँ पे आपको देखा जाए हंगरी भी है आपको यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर आपको देखा जाए तो ऑस्ट्रिया है, इधर आपको देखा जाए स्लोवाकिया है, इससे होते हुए यहाँ पर आपको एंटर करती है आपकी जर्मनी में, और यहाँ पे आपको देखा जाए तो नीदरलैंड में आपको बहती हुई दिखाई देती है। लेकिन जो ऑप्शन में नहीं है वो है फ्रांस। ठीक है, डेन्यूब नदी कहां से होकर नहीं बहती है, तो हमारा ऑप्शन है यहाँ पे फ्रांस है। इन देशों से होकर यहाँ पर आपको देखा जाए तो इसमें क्रोएशिया भी आपको शामिल है। चलिए इससे संबंधित कुछ फैक्ट भी देखें। मैप यहाँ पर पढ़ते रहेंगे, मैप के माध्यम से स्टडी करते हैं थोड़ा, लेकिन अतिरिक्त जानकारी ले लें। क्या है डेन्यूब नदी के बारे में। देखिए, डेन्यूब नदी के घटनाक्रम के संबंध में आपको देखने को मिला हाल ही में जो रशिया और यूक्रेन के मध्य एक युद्ध की स्थिति देखने को मिल रही है। यूक्रेन के अनाज व्यापार में सुलिना चैनल का यहाँ पे महत्व तेजी से बढ़ा है यूक्रेन युद्ध के कारण, जो कि आपको सुलिना जो चैनल है वो आपको डेन्यूब नदी के से रिलेट करता है, और इसकी इंपॉर्टेंस लगातार आपको बढ़ी हुई है। अवस्थिति के बारे में बात करें तो डेन्यूब नदी आपको जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया, सर्बिया, बुल्गारिया, रोमानिया, मोल्दोवा, यूक्रेन से होकर बहने वाली यहाँ पर नदी है। तो आप देख सकते हैं कई सारे देशों से होकर बहती है। लंबाई की बात करें तो यूरोप की ये दूसरी सबसे लंबी नदी है, और यहां पर इसकी टोटल लंबाई है 2850 किलोमीटर। इसके अलावा स्रोत की बात करते हैं तो जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है और दक्षिण पूर्व की ओर यहां पर बहती हुई दिख जाती है। ठीक है, तो जर्मनी से यहां पर बहती हुई आपको पूर्व की ओर यहां पर जाती है। चैनल जो है डेल्टा के जो प्रमुख चैनल हैं, जो कहते हैं डेन्यूब नदी के जो डेल्टा बनाती है उसके प्रमुख जो चैनल्स हैं, इसमें कौन कौन से आपको दिखाई देते हैं। चिलिया, सुलिना और सेंट जॉर्ज आपके इसके प्रमुख चैनल हैं। इसी तरीके से जो सुनिला चैनल की बात करते हैं, ये यूक्रेनी बंदरगाहों को काला सागर से जोड़ने वाली प्राथमिक व्यापारिक मार्ग है। साथ ही यहाँ पे अनाज निर्यात के लिए आवश्यक है और लगभग 63 किलोमीटर लंबा है, और रोमानिया के भीतर होकर स्थित ये रोमानिया के में यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, अर्थात यहाँ पर आपको स्थित है। ये आपको एक स्थिति है, ये रोमानिया की है। ठीक है, ये रोमानिया है। ये हिस्सा जो है सुलिना चैनल की हम यहाँ पे आपको बात कर रहे हैं, जो कि व्यापार के दृष्टिकोण से जरूरी हिस्सा है। डेन्यूब नदी डेल्टा की बात करें तो इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। यह एक जटिल आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी तंत्र है और विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों का यहाँ पर क्षेत्र है। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछ लेते हैं। आपको ये बताना है यूरोप की सबसे लंबी नदी यहाँ पर कौन सी है और उसकी लंबाई कितनी है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने देखा कि डेन्यूब जो है दूसरी यूरोप की सबसे लंबी नदी है। चलिए आते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है।
निम्नलिखित में से कौन सी नदियां मीजो पहाड़ियों से नहीं बहती हैं? ठीक है, मीजो पहाड़ियों से नहीं बहती हैं। ऑप्शन है तलावंग नदी, सोनई नदी, सुवई नदी या बंतावंग नदी। तो आपको ये बताना है मीजो पहाड़ियां बेसिकली आप सबको पता होगा कहां स्थित हैं, इनमें से बहने वाली कौन सी नदी नहीं है। चलिए यहां पे देखिए ऑप्शन जो है इसका बंतावंग जो है, आपको देखा जाए मीजो पहाड़ियों से बहने वाली जो तीनों नदियां हैं, ऑप्शन ए बी सी। लेकिन जो चौथा ऑप्शन यहां पे लिखा हुआ बंतावंग, ये नदी नहीं है बल्कि एक आपका वाटरफॉल है अर्थात जलप्रपात है। ठीक है, तो यहां पे जो आंसर होगा आपका कौन सा होना चाहिए? ये आपका डी है। कौन सी यहां पर मीजो पहाड़ियों से नहीं बहती है? तो यहां पर पहली बात तो ये आपकी नदी ही नहीं है, ये क्या है? एक वाटरफॉल। चलिए अब इसको यहां पे थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, मैप में देखते हैं इसको। देखिए यहां पे मीजो पहाड़ियों के बारे में, मिजोरम के बारे में थोड़ा सा इसकी भौगोलिक स्थितियों को थोड़ा समझते हैं, मिजोरम की एक वस्तुस्थिति भी समझते हैं। ये रहा आपका मिजोरम, ठीक है, जहां पे आपको मीजो पहाड़ियां हैं। अब मिजोरम को अगर हम देखें थोड़े से भौगोलिक स्थिति के आधार पर, तो आपको त्रिपुरा, यहाँ पर आसाम और इधर आपको मणिपुर के साथ इसकी अपनी सीमा साझा होती है, और इधर आपको देखा जाए तो एक तरफ से यहाँ पे एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ भी साझा करता है जिसे हम क्या कहते हैं? म्यांमार। ठीक है, अब यहाँ पे देखा जाए मिजोरम में आपको मीजो पहाड़ियां पड़ती हैं और इन्हीं मीजो पहाड़ियों से आपको कई सारी नदियां और वाटरफॉल आपको बनते हुए दिखाई देते हैं। इससे संबंधित चलिए कुछ फैक्ट आपको मीजो पहाड़ियों के बारे में बता देते हैं। देखिए मीजो पहाड़ियां जो हैं, मीजो हिल्स जिसे हम कहते हैं, ये मिजोरम के नाम से यहाँ पर जाने जाती हैं। और देखा जाए तो मीजो पहाड़ियां पहले इसे कहते थे, जिसे बाद में मिजोरम आपको प्रदेश का नाम भी दे दिया गया। सबसे ऊंची जो चोटी है यहाँ पर आपको फोंग पुई है, जिसे हम ब्लू माउंटेन कहते हैं। नदी प्रणाली की बात करें तो यहाँ पे तलावंग, तुयुई जैसी नदियां हैं और पानी और आजीविका यहाँ पर इनके महत्वपूर्ण स्रोत हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में बात करें मिजोरम की, तो 1960 के दशक के शुरुआत में मिजो नेशनल फ्रंट ने स्वायत्तता और स्वतंत्रता की मांग की थी और मिजो हिल्स में एक अलगाववादी आंदोलन का यहां पर नेतृत्व भी किया था। ऑपरेशन जेरिको यहां पर चलाया गया। ऑपरेशन जेरिको जो है एमएनएफ के क्षेत्र के द्वारा क्षेत्र के सबसे बड़े शहर आइजोल पर कब्जा करने, मिजो हिल्स पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए 1966 में यहां पे ऑपरेशन जेरिको शुरू किया गया था। इसके बाद एमएनएफ का जो लक्ष्य यहां पर था कि वो एनएनएफ का लक्ष्य क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित करना था, सुरक्षा बलों की उपस्थिति को चुनौती देना था, एक स्वायत्तता की यहां पर मांग के तहत राज्य को अपनी कह सकते हैं अपने दावों को मजबूत करना था। इसके अलावा हवाई सहायता देखें तो भारतीय वायुसेना के विद्रोही ठिकानों पर यहाँ पे आक्रामक हवाई अभियान चलाकर इस क्षेत्र को मुक्त कराया था। तो इस तरीके से यहाँ पे मिजोरम की वस्तु स्थिति है, एक भौगोलिक यहाँ पे घटनाक्रम है। देखा जाए तो आपको इसको ध्यान रखना है, इनकी सीमाएं कहाँ पर, कई बार होता है कि इन राज्यों की सीमाएं किससे कहाँ लगती हैं, वो भी क्वेश्चन के रूप में पूछ लिया जाता है। चलिए आइए चलते हैं इसके एक अलग टॉपिक की ओर। अगला क्वेश्चन है पोंग बांध बहुउद्देशीय परियोजना से किस राज्य में सिंचाई नहीं होती है? ऑप्शन है पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान। ठीक है, तो यहां पर ये ऑप्शन है। बेसिकली आपको सबको पता होगा, ये चर्चा का विषय भी रहा है। पोंग बांध के कारण यहां पर देखा जाए तो राजस्थान में आपको सिंचाई नहीं होती है। आंसर यहां पर इसका भी डी होगा। आइए थोड़ा सा देखते हैं पोंग बांध के बारे में और उससे संबंधित कुछ तथ्यों के बारे में। सबसे पहले थोड़ा सा मैप को देखेंगे। मैप अगर हम देखें पोंग बांध के बारे में तो यहाँ पर एक स्थिति आप इसको देख सकते हैं। ये है पोंग डैम जो कि हमें यहाँ पर दिखाई देता है। ठीक है, और ये जो राज्य आपको इसमें देखा जाए, यहाँ पर आपको रंजीत सागर यहाँ पर आपको डैम दिखाई देता है। यहाँ पर आपको देखा जाए तो पंजाब की एक स्थिति है, यहाँ पर आपको हरियाणा के राज्य स्थिति है, यहाँ आपको देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश की एक स्थिति है, और इन तीनों के मध्य की एक स्थिति पे यहाँ पर इसका आपको सिंचाई के यहाँ पर आपको साधन है। तो यहाँ पर देखा जाए आपको हरिके बैराज वेटलैंड भी आपको इसमें दिखाई देता है, और ये पूरा यहाँ पर आपको ये क्षेत्र है जो कि यहाँ पर एक सिंचाई का एरिया इसमें से डेवलप हो रहा है। तो ये पूरा आपको एरिया पड़ता है। हमें जो यहाँ पे जानकारी चाहिए थी वो हमने यहाँ पर मैप में देखी है। भाखड़ा बांध भी देखिए आपको यहाँ पर आपको पड़ता है। तो काफी सारे जो डैम्स हैं वो आपके आसपास ही इस एरिया में पड़ते हुए दिखाई देते हैं। कई बार ये डैम आपको चर्चा का विषय हमेशा से बने रहते हैं।
आइए देखते हैं पोंग बांध के बारे में। सबसे पहले पोंग बांध जो है भाखड़ा नांगल बांध के नाम से भी यहां पर आपको जाना जाता है। यह भारत में पंजाब हरियाणा की सीमा पर तलवाड़ा ब्यास नदी में एक बहुउद्देशीय बांध है। इसका सिंचाई पनबिजली बाढ़ नियंत्रण के माध्यम से बहुउद्देशीय बांध निर्माण 1974 में यहां पर पूरा हुआ था और इसे भाखड़ा नांगल बांध के रूप में इसका उद्घाटन किया गया था। इसे पोंग जलाशय या पोंग झील के नाम से भी जानते हैं। इसका जलग्रहण क्षेत्र देखें हिमाचल प्रदेश में प्राथमिक जलग्रहण क्षेत्र है आपका। इसके साथ साथ लाभ को अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रों को यहाँ पर आपको सिंचाई यहाँ पर होती है। जैसे हमने देखा सिंचाई किन किन राज्यों में होती है, तो पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश सिंचाई होती है, राजस्थान में नहीं होती है। और जल विद्युत ऊर्जा क्षेत्र के लिए यहाँ पे जल विद्युत भी उत्पन्न किया जाता है। तो हमेशा बहुउद्देशीय परियोजनाओं का मतलब होता है जहां पर एक से अधिक उद्देश्यों के लिए बनाया गया कोई परियोजना है। जैसे कि यहाँ पर देखें तो सिंचाई भी आपको की जा रही है, साथ ही साथ यहाँ पे जल विद्युत का उत्पादन भी किया जा रहा है, बाढ़ आपके नियंत्रण की प्रक्रिया भी यहाँ पर आपको संचालित की जाती है और जल ग्रहण भी यहाँ पर आपको किया जाता है। तो काफी सारी अलग अलग पर्सपेक्टिव से इसे बांध बनाया गया। अगला यहाँ पे है इंडोनेशिया के बोर्नियो क्षेत्र में विश्व की कितने प्रतिशत मैंग्रोव वन, ठीक है, कितने प्रतिशत विश्व के मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, ये आपका क्वेश्चन है। ये आपका क्वेश्चन है, आपको बताना है। ऑप्शन देखिए 10% है, 15%, 20% या 25%। विश्व का कितने प्रतिशत यहाँ पर वन इंडोनेशिया के यहाँ पे मैं कह सकते हैं बोर्नियो प्रांत में यहाँ पर आपको पाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे 10, 15, 20%। देखा जाए तो इंडोनेशिया भारत में है, यहाँ पे इंडोनेशिया में है, ब्राजील्स में है, ऐसे कई सारे देशों में आपको मैंग्रोव वनों की यहाँ पर स्थिति देखने को मिलती है, जो कि खारे पानी में उगने वाली यहाँ पर एक वनस्पति है। इसकी अगर हम बात करें इंडोनेशिया के संदर्भ में तो यहाँ पर आपको देखा जाए करीब ऑप्शन जो है वो सही है सी, यानी कि 20% आपको मैंग्रोव वन जो है इंडोनेशिया के बोर्नियो प्रांत में यहाँ पर आपको पाया जाता है। आइए इसको मैप में यहाँ पर थोड़ा सा समझते हैं। देखिए सबसे पहले एक भौगोलिक जो स्थिति आपको दिखाई देती है इसकी वो कैसी है, फिर उसके बाद बोर्नियो प्रांत और उसके क्षेत्रों को हम देखेंगे। ये एरिया है इंडोनेशिया का, ठीक है, और इस एरिया में देखा जाए तो एक पश्चिमी कलामांतन एक क्षेत्र पड़ता है जो बोर्नियो का यहाँ पे हिस्सा है, और इसका ये जो हिस्सा आपको दिखाई देता है यहाँ पर ही आपको 20% आपको पाया जाता है वन। कौन सा? मैंग्रोव वन, ठीक है। तो मैंग्रोव वन आपको ये हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ये ग्रीन आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस हिस्से में आपको पाया जाता है मैंग्रोव वन। इसके साथ साथ इंडोनेशिया से संदर्भित आपको एक स्थिति के बारे में आप यहाँ पर देख सकते हैं, बाकी मैप के थ्रू यहाँ पर आप इसे देख सकते हैं। इसमें पूरा एक हिस्से के तौर पे यहाँ पे मलेशिया है, यहाँ पे वियतनाम है, फिलीपींस जैसे देश हैं, यहाँ आपको साउथ चाइना सी का हिस्सा आपको इसमें है। ये भी यहाँ पे देखा जाए तो इंडोनेशिया के संदर्भित आपके ये पूरा एक आपको द्वीपों के रूप में यहाँ पर आपको पूरा बिखरा हुआ दिखाई देता है। और हम जो बात कर रहे थे मैंग्रोव वनों के संदर्भ में, तो आइए अब थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं इस क्षेत्र में स्थिति मैंग्रोव वनों के बारे में। देखिए राजनीतिक जो सीमाएं हैं, जैसे कि हमने बात किया कि ये इंडोनेशिया के पश्चिमी कलिमंतन प्रांत में यहाँ पर स्थित है। ये हिस्सा जो है ये पश्चिमी कलिमंतन का हिस्सा आपको माना जाता है इंडोनेशिया का, और इसके उत्तर दक्षिण में देखा जाए तो आपको चीन सागर है, जैसे हमने यहाँ पे देखा। सदाबहार वन जो है इंडोनेशिया के बोर्नियो प्रांत में सबसे ज्यादा बड़े भाग में आपको पाए जाते हैं। मैंग्रोव समृद्धि की बात करें तो इंडोनेशिया में दुनिया के करीब 20%, जो कि आपका क्वेश्चन का आंसर है, करीब 20% मैंग्रोव वन भी आपको इंडोनेशिया में पाए जाते हैं। वनों की कटाई भी देखा जाए तो यहाँ पर एक चिंता का विषय बनी हुई है, क्योंकि मैंग्रोव से जो है चारकोल का उत्पादन किया जाता है। उस चारकोल को प्राप्त करने के लिए यहाँ बड़े स्तर पे वनों की कटाई जो होती है वो बड़ी है, जो कि एक यहाँ पे पर्यावरणीय समस्या के रूप में देखने को मिलता है। चारकोल उद्योग के बारे में अगर हम बात कर लें यहाँ पर, तो चारकोल जो है भट्टियों को समायोजित करता है और मैंग्रोव की कमी में यहाँ पर आपको योगदान दे रहा है। पारंपरिक अभ्यासों की बात कर लेते हैं। देखा जाए तो चारकोल उत्पादन 1940 के दशक से आजीविका प्रदान करने वाली एक पारंपरिक गतिविधि यहाँ पर आपको देखा जाए तो इंडोनेशिया में रही है, और इसके कारण लोगों को रोजगार भी यहाँ पर प्राप्त होता है। और इसके लिए देखा जाए तो एक उद्योग के तौर पर यहाँ पे बड़े स्तर पर एक पारंपरिक विधि के तौर पर स्वीकार्यता है। पारिस्थितिकी प्रभाव के बारे में अगर हम बात करें कि मैंग्रोव वनों की जो कटाई हो रही है उससे क्या स्थिति होगी, तो देखिए बढ़ती चारकोल संबंधित गतिविधियों के कारण यहाँ पे मैंग्रोव संसाधनों पर यहाँ पे दबाव बढ़ा है, और दृश्यमान वनों की यहाँ पर कटाई, घने मैंग्रोव वनों की कमी के कारण यहाँ पर एक स्पष्ट रूप से पारिस्थितिकी ह्रास आपको देखने को मिल रहा है।
पर्यावरणीय महत्व की बात करें तो जैव विविधता, कार्बन पृथक्करण, तटीय संरक्षण महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी महत्व के संदर्भ में यहां पर आपको देखा जाए तो इंपॉर्टेंस की रखती है। अगला क्वेश्चन, हवाई द्वीप समूह से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहां पे गलत है? ऑप्शन देख लेते हैं। यह संयुक्त राज्य अमेरिका का एक प्रांत है, ज्वालामुखी विस्फोट से बना हुआ है, प्रशांत महासागर अवस्थित है, मैक्सिको के साथ सीमा साझा करता है। तो यहाँ पर आसान होना चाहिए, हवाई द्वीप समूह में से आपको ए बी सी डी में से कौन सा यहाँ पे कथन गलत है? तो आंसर हमेशा यहाँ पर बहुत साफ है, कौन सा होगा? डी आंसर। ठीक है, यहाँ मैक्सिको के साथ ये सीमा साझा नहीं करता है। चलिए बात करते हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन के हवाई द्वीप समूह को थोड़ा समझते हैं मैप के माध्यम से और इससे संबंधित कुछ फैक्टरों को भी देखेंगे। हवाई द्वीप समूह जैसा कि आप जानते हैं ज्वालामुखी उद्भेदन से यहाँ पर आपको देखा जाए तो ये आपको पूरा बना हुआ है, छोटे छोटे आपको पूरा एक द्वीप समूह के रूप में फैला हुआ है। ये रहा हवाई आपका प्रांत। आपका क्षेत्र की बात करें तो ये आप देख सकते हैं पैसिफिक ओशियन में यहाँ पर आपको एक स्थिति आपको दिखाई देता है। भूगोल की बात करें तो यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से जस्ट आपको थोड़ा सा आपको नीचे की अवस्थिति इसकी आपको देखने को मिल जाती है। इसमें देखा जाए तो कावी, ओहाऊ, मोलोकई, माऊ और यहाँ पे आपको हवाई यहाँ पे छोटे छोटे और भी यहाँ पर है, जैसे लनाई, काहोलावा जैसे कई सारे आपके द्वीप यहाँ पर स्थिति इनकी बनी हुई है, जो कि क्वेश्चन का हमारा हिस्सा यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि यहाँ पर मैक्सिको के साथ ये सीमा साझा नहीं करता है। आइए यहाँ पर देखते हैं थोड़ा सा ज्योग्राफिकल संदर्भ में समझते हैं इससे रिलेटेड और क्या क्या फैक्ट हैं। सबसे पहले हवाई को यहाँ पे माउई में सुरम्य द्वीप के एक विनाशकारी आपदा का सामना करना पड़ा और वहां पर देखा जाए तो हाल ही में आपको भीषण आग भी आपको देखने को लगी हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पर्टिकुलर जो एरिया यहाँ पर आपको दिखाई देता है, ये हवाई जो द्वीप है ये लगातार जैसे कि ज्वालामुखी विस्फोट से संदर्भित हैं या फिर आपको देखा जाए तो वनाग्नि की घटनाएं देखने को मिलती हैं, टाइड्स देखने को मिलते हैं, तो ये लगातार आपको प्राकृतिक आपदा से प्रभावित रहता है। राजनीतिक सीमाओं की बात करें तो एक बड़ा द्वीप समूह है, ये 8 मुख्य द्वीपों से यहाँ पर आपको मिलकर बना हुआ है। हवाई राज्य यहाँ पर देखा जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका का यहाँ पर हिस्सा है। भौतिक अवस्थितियों की बात करें तो यहाँ पर मौना जो है ज्वालामुखी एक पर्वत है जो कि 13,796 फीट की सबसे ऊंची चोटी में यहाँ पर है, जो कि वेधशालाओं के लिए यहाँ पर आपको जानी जाती है। मौना लोआ जो है ऐतिहासिक विस्फोटों से बना हुआ 13,678 फीट ऊंचा विशाल ज्वालामुखी है। इसके अलावा किला हुआ सक्रिय ज्वालामुखी गतिविधियों के साथ सक्रिय ढाल वाला भी ज्वालामुखी है। तट रेखाएं की बात करें कैसी हैं तो विविध संरचनाओं वाली हैं, कठोर चट्टानें हैं, रेतीले समुद्र तट हैं और उबड़ खाबड़ आपको तटों की स्थिति भी देखने को मिलती है। क्रेटर और लावा क्षेत्र भी आपको इस हवाई द्वीप क्षेत्र में देखने को मिलेंगे। हवाई ज्वालामुखी जो हैं राष्ट्रीय उद्यान भी आपको देखने को मिलेगा। किला हुआ और मौना लोआ क्रेटर लावा ट्यूब आपको यहाँ पर इस पूरे क्षेत्र में इनकी एक प्रमुख इंपॉर्टेंस में देखने को मिलती है और ज्वालामुखी का इतिहास आपको देखा जाए तो इनका हिस्सा रहा है। एक और क्वेश्चन है, टिटिकाका झील किस देश में अवस्थित है? ठीक है, ऑप्शन है बोलिविया, अर्जेंटीना, वेनेजुएला या चिली। आपको यह बताना है टिटिकाका झील किस देश में यहां पर अवस्थित है। 4 ऑप्शन है, बोलिविया, अर्जेंटीना, वेनेजुएला या चिली। ठीक है, तो आपका आंसर जो सबको पता होगा यहां पर देखा जाए तो कहां है, 2 देशों के बीच की यहां पर एक सीमा बनाता है। यह आपको बोलिविया का यहां पर एक ऑप्शन यहां पर मिलता है, तो ऑप्शन यहां पे हो जाएगा बोलिविया। दूसरा यहाँ पे पेरू है। आइए थोड़ा सा इसको मैप भी यहाँ पर हम मैप के माध्यम से समझते हैं और थोड़ी सी जानकारी भी इसके के लिए लेते हैं। देखिए टिटिकाका झील से संबंधित आपको एक स्थिति है। ठीक है, ये रहा आपका पेरू और ये है आपका बोलिविया। इन दोनों की सीमा पर यहाँ पर देखा जाए तो आपको यहाँ पे एक टिटिकाका झील की एक अवस्थिति आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ पर बात करें तो यहाँ पे पैसिफिक ओशियन भी आपको इसके साथ यहाँ पर है। ये पूरा साउथ अमेरिका का आपको हिस्सा आपको देखना मिलता है। दूसरी तरफ यहाँ आपका अटलांटिक सी आपको देखने को मिलेगा। अटलांटिक यहाँ पर आपको ओशियन देखने को मिलता है। आपको यहाँ पे कैरेबियन सी स्थिति देखने को मिलेगी और यहाँ पर आपको ये साउथ अमेरिका का पूरा यहाँ पर हिस्सा देखने को मिलता है। जैसा कि हमें यहाँ पे जो डिस्कस करना है लेक टिटिकाका के बारे में है, तो देखिए जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के कारण टिटिकाका झील का जो है जलस्तर लगातार गिर रहा है और जिसके कारण देखा जाए तो ये चर्चा का विषय बना है। राजनीतिक सीमाओं की बात करें तो पेरू और बोलिविया जो देखा जाए तो इन दोनों का आपका सीमा यहाँ पर साझा करती हैं और टिटिकाका झील
जो है दोनों देशों में आपको फैली हुई है। भौगोलिक स्थिति की बात करें तो दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वत में स्थित है, अपनी उल्लेखनीय ऊंचाई वाली यहाँ पर आपको एक सिटिंग स्थिति है। आकार की बात करें तो टिटिकाका झील को दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील होने का यहाँ पे गौरव प्राप्त है। ऊंचाई की बात करें समुद्र तल से 3800 मीटर की ऊंचाई पर यहाँ पर स्थित है और ये नौगम्य जल निकाय के रूप में, सबसे ऊंचे नौगम्य जल निकाय के रूप में भी इसे मान्यता प्राप्त है। मीठे पानी की श्रेष्ठता तो है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में सबसे बड़े मीठे पानी की झील होने का गौरव है और यूनेस्को के द्वारा इसे भी मान्यता प्राप्त है। इसे सांस्कृतिक और प्राकृतिक महत्व के स्वीकार करते हुए वर्ष 2005 में यूनेस्को की विश्व विरासत की अस्थायी सूची में यहाँ पर इन्हें शामिल किया गया है। तो ये सारे फैक्ट हैं टिटिकाका झील से। अगला क्वेश्चन है, जायद तलवार सैन्य अभ्यास कहां आयोजित हुआ? ऑप्शन है संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, ओमान, कुवैत। तो आपको यह बताना है जायद तलवार सैन्य अभ्यास कहां आयोजित किया गया था। ऑप्शन है ABCD। ऑप्शन इसका सही आंसर क्या होगा? वो है संयुक्त अरब अमीरात, ए आंसर। ठीक है, आइए थोड़ा सा समझते हैं कहां पे हुआ। संयुक्त अरब अमीरात पड़ता कहां पे है? तो ये अभ्यास आपको देखा जाए अरब प्रायद्वीप के एक वस्तुस्थिति को अगर हम देखें तो यहाँ पर एक तरफ आपको ये है सऊदी अरब, एक बड़ा हिस्सा अरब प्रायद्वीप का। इसके अलावा यहाँ पे आपको कुवैत, बहरीन, कतर और ये हिस्सा है जो कि UAE का है। ठीक है, और यहीं पे आपको UAE के हिस्से पर ही यहाँ पर जायद तलवार का यहाँ पर युद्धाभ्यास आयोजित किया गया। इसके अलावा यमन और ओमान आपको यहाँ पर इसमें पड़ते हैं। जॉर्डन यहाँ पर हिस्सा है, इराक यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, सीरिया यहाँ पर आपको है, इजराइल यहाँ पर आपको हिस्सा यहाँ पर है। तो ये आपका अरब प्रायद्वीप की एक स्थिति है। यहाँ पर आपको देखा जाए तो स्वेज कैनाल है, ठीक है, और ये आगे चलकर यहाँ पर आपको इससे कनेक्ट कर देती है भूमध्य सागर के क्षेत्र से। हिस्सा देखा जाए तो यहाँ पर आपको एक अमन की यहाँ पे खाड़ी है और जैसा कि हमने कहा UAE का हिस्सा। ठीक है, तो ये ओवरऑल यहाँ पे पर्सपेक्टिव है, ये आपको हिस्सा आपको देखा जाए। अब थोड़ा सा बात करते हैं जायद तलवार के बारे में। ये तो एक भौगोलिक एक अवस्थिति के बारे में हमने बात किया है। देखिए, हाल ही में भारतीय नौसेना के 2 जहाज, एक है INS विशाखापट्टनम, दूसरा है INS त्रिकंद, इन दोनों के द्विपक्षीय अभ्यास जायद तलवार हिस्सा लेने के लिए आपको कहाँ गए? पोर्ट रशीद, जो कि दुबई संयुक्त अरब अमीरात में पड़ता है। इस अभ्यास के माध्यम से दोनों देशों की नौसेना के मध्य यहाँ पे एक साझेदारी को बढ़ावा देना था और सुरक्षा चुनौतियों से यहाँ पे निपटना था। इसके साथ साथ दोनों देशों के मध्य यहाँ पर और भी कई अन्य अभ्यास आयोजित किए जाते हैं, जैसे कि बिलेट जो कि द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है, डेजर्ट ईगल जो कि द्विपक्षीय वायुसेना अभ्यास है और एक्सरसाइज डेजर्ट जो कि यहाँ पर फ्लैग 7 के नाम से भी हम जानते हैं। भारत और संयुक्त अरब अमीरात जो है 1972 से राजनयिक संबंध यहाँ पर स्थापित किए गए और 2022-23 में संयुक्त अरब अमीरात भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारी भागीदार और दूसरा सबसे बड़ा यहाँ पर निर्यात गंतव्य के रूप में उभरा है। तो एक मजबूत साझेदारी यहाँ पर देखने को मिलती है। लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, अरुणाचल रंग महोत्सव का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में नहीं हुआ है? यह आपको आंसर यहाँ पे बताना है। ठीक है, अरुणाचल रंग महोत्सव का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में नहीं हुआ है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको देना है। यहाँ पर आपको बताना है कहाँ नहीं हुआ है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। तो यहाँ पे देखिए चेन्नई में इसका आयोजन नहीं हुआ है। आइए थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, अरुणाचल जो है उत्तर पूर्वी क्षेत्र का यहाँ पर हिस्सा है। ये येलो कलर का आप इसे देख सकते हैं। यहाँ पर आपको चीन के साथ ये सीमा भी साझा आपको करता हुआ दिखाई देता है। यहाँ आपको देखा जाए तो भूटान के साथ सीमा साझा करता है। यहाँ आपको आसाम के साथ सीमा साझा करता है और इधर आपको नागालैंड के साथ भी आपको सीमा साझा कर रहा है। बात करते हैं अरुणाचल रंग महोत्सव के बारे में क्या जानकारी है। तो ये देखा जाए, अरुणाचल रंग महोत्सव विभिन्न राज्यों में मनाया जाने वाला 4 दिवसीय त्योहार है जो कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के सिद्धांतों के अनुरूप यहाँ पर मनाया जाता है। यह उत्सव नाटक के माध्यम से अरुणाचल के इतिहास को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से आयोजित किया जाता है और इसके 4 नाटक दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और गुवाहाटी में यहाँ पर हुए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिल्ली, मुंबई, कोलकाता में हुए हैं, लेकिन चेन्नई में नहीं आयोजित हुआ था, जैसा कि हमारा आंसर है। ठीक है,
तो यहाँ पर इसका आंसर हमने देख लिया। उसकी जगह चेन्नई की जगह कहाँ आयोजित हुआ था? गुवाहाटी यानी कि आसाम में आयोजित किया गया था। तो आज के इस सेशन में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में ज्योग्राफी मैप स्टडी के अंतर्गत ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आएंगे जो कि यहाँ पर विषय वस्तु आपके लिए जरूरी होगा। विषय सेशन कैसा लगा और अपने सुझाव यहाँ पे जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं फिर से यहाँ पर कुछ और ऐसे घटनाक्रमों को लेकर। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।